कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक के तीसरे अध्याय 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं एक बार फिर आपसे जुड़ रहा हूं। बच्चों, इस अध्याय के पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ प्रारंभिक बिंदुओं से परिचित हो चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि इन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य वास्तव में रोमन साम्राज्य था, जो बेहद विस्तृत था और बेहद महान था। इसके आगे के बिंदुओं को हम आज के इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो मुख्य बिंदु है आज के, वो है प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक विकास, विस्तृत साम्राज्य पर नियंत्रण में सफलता, तीसरी शताब्दी का संकट और लिंग व्यवस्था, साक्षरता एवं संस्कृति। ये बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस अध्याय के कुछ प्रमुख तथ्यों से हमको परिचित कराते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस आज के वीडियो लेक्चर के पहले बिंदु पर बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक विकास। बच्चों, रोमन साम्राज्य में प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक विकास इस काल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। इस काल में अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्यों में मिला लिया गया था। आश्रित राज्य किसे कहते हैं, यह समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इस विस्तृत रोमन साम्राज्य में कुछ ऐसे भी राज्य क्षेत्र थे जो अपना एक अलग अस्तित्व बनाए हुए थे। यद्यपि यह अस्तित्व किन अर्थों में बना हुआ था, ये जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में आश्रित राज्य वो थे जो एक प्रकार से रोमन साम्राज्य पर आश्रित थे। रोमन साम्राज्य उन्हें स्वतंत्र अस्तित्व इस आधार पर प्रदान किए हुए था कि वो आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना भेज करके रोमन साम्राज्य की मदद करेंगे। हालांकि बाद में इन सभी आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय शासन व्यवस्था में मिलाकर उन्हें रोम साम्राज्य का अंग बना लिया गया। दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात के पश्चिम में थे, उन सब पर रोम साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया। यानी एक प्रकार से रोमन साम्राज्य ने इन सभी राज्यों को अधिग्रहित कर लिया, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसे हड़प लिया। इनमें से कई राज्य बेहद समृद्ध और धनी थे। जैसे एक था हेराड राज्य। हेराड राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियम की आमदनी प्राप्त होती थी। अब यहाँ हम ये भी जान लें कि दिनारियम क्या था। दिनारियम वास्तव में रोम के चांदी का एक सिक्का था। रोम का जो ये चांदी का सिक्का था, इसमें 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी हुआ करती थी। उस समय इटली को छोड़ करके इस प्रांतीय राज्य में जितने भी प्रांत थे, सभी से कर की अच्छी खासी यानी टैक्स की अच्छी खासी वसूली होती थी, जिसके द्वारा रोमन साम्राज्य इस शासन प्रणाली को अच्छे ढंग से चला पाता था। रोमन साम्राज्य जब अपने उत्कर्ष पर था, तब इसकी सीमा स्कॉटलैंड से अर्मेनिया सीमाओं तक तथा सहारा से फरात नदी के आगे तक विस्तृत थी। तो मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि रोमन साम्राज्य की ये सीमाएं बेहद विस्तृत थी और इन विस्तृत सीमाओं के अंतर्गत आने वाला जो प्रांतीय राज्य था, यानी मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस रोमन साम्राज्य में प्रांतीय शासन की व्यवस्था थी और इस प्रांतीय शासन के अंतर्गत नगर भी थे और ग्रामीण क्षेत्र भी थे। अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं, जो है विस्तृत साम्राज्य पर नियंत्रण में सफलता।
जैसा कि आपसे बार बार मैं कह रहा हूं, रोमन साम्राज्य ने अपने विकास के क्रम में एक अत्यधिक विस्तृत साम्राज्य का रूप ले लिया। इसकी सीमाएं सुदूर फैल गईं। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य पर सरकार किस प्रकार नियंत्रण कर पाती थी, क्योंकि उस काल में इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना, शासन चला पाना बेहद कठिन था, क्योंकि उस समय आज के जैसी सरकार नहीं थी। आज की जैसी सरकार, अगर हम भारत का उदाहरण लें, यहाँ प्रांतीय शासन व्यवस्था है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और इस प्रकार सुदूर राज्यों तक राज्य सरकारें इस शासन व्यवस्था को नियंत्रण पूर्ण ढंग से चला लेती हैं। लेकिन उस काल में रोमन साम्राज्य और अधिक विस्तृत था, और उस समय जैसा कि एक हमको लेख से पता चलता है कि लगभग 6 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी, और इस विस्तृत साम्राज्य की शासन प्रणाली को चलाने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से कोई विशिष्ट बात रही होगी। और इसी बात को हम समझने के लिए जब अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इसके मूल में शहरीकरण की व्यवस्था थी। यानी जो शहर थे, जो नगर थे उस काल के, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते थे, जैसे आज की शासन व्यवस्था में राज्य। आइए देखते हैं वो कैसे संभव होता था। भूमध्य सागर के तटों पर ऐसे कई बड़े नगर थे उस समय, जिसमें कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियाक, ये इनके साथ साथ और भी बहुत बड़े बड़े शहर थे। ये संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एक प्रकार से ये साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर टैक्स लगाती थी, उनको वसूलने में सफल होती थी, और इस कार्य में इन नगरों का जो स्थानीय उच्च वर्ग था वो अपना सक्रिय और महत्वपूर्ण योगदान सरकार को दिया करता था। यानी ग्रामीण क्षेत्रों से करों की उगाही करके और रोमन साम्राज्य तक उनकी पहुंच बनाना, इस कार्य में शहरी प्रशासन और वहां रहने वाले जो स्थानीय उच्च वर्ग जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उन्होंने अपना विशिष्ट योगदान प्रदान किया था, जिससे रोमन साम्राज्य एक स्थान से सुदूर के क्षेत्रों तक अपना महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुआ। जब हम उच्च वर्ग की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च वर्ग ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए, तो उस उच्च वर्ग को बेहद महत्वपूर्ण स्थान रोमन साम्राज्य द्वारा भी दिया गया, क्योंकि यही उच्च वर्ग आगे चलकर प्रशासनिक और सैन्य अफसर बनने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संभ्रांत और उच्च वर्ग का उदय हुआ, जो सीनेट से भी मजबूत हो गया। इस वर्ग को साम्राज्य का चूंकि संपूर्ण समर्थन प्राप्त था, इसीलिए ये वर्ग एक तरीके से इस राज्य के संचालन में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा। सम्राट गैलिनस, जिसने 253 से 268 तक रोमन साम्राज्य पर शासन किया, उसने इस वर्ग की स्थिति को और मजबूत बनाया। 3री शताब्दी तक जो आपको मैंने सेनेट बताया था, उसमें इतावली यानी इटली के मूल लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन बाद में प्रांतों से आए सीनेट बहुसंख्यक हो गए। ये वही बहुसंख्यक सीनेट थे जिनकी बात मैंने अभी अभी की, जो सुदूर राज्यों में नगरीय क्षेत्रों में रह करके कर उगाही से लेकर के और सरकार के समर्थन की तमाम चीजें सरकार के लिए उपलब्ध कराया करते थे। रोमन साम्राज्य में नगर जो थे
उनकी अपनी एक विशिष्ट व्यवस्था थी, जिसमें अपना एक दंडनायक यानी एक मजिस्ट्रेट होता था जो मुकदमों की सुनवाई और दंड आदि दिया करता था। साथ ही साथ शहर की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नगर परिषद थी चुनी हुई, और एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई गांव भी शामिल हुआ करते थे। सामान्य तौर पर शाही अनुकंपा और शाही नाराजगी का गांवों और शहरों की व्यवस्था पर भी एक विशेष असर पड़ता था। अगर शाही अनुकंपा मिल जाती थी तो गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा दे दिया जाता था, और अगर शाही अनुकंपा नहीं मिलती थी, शाही नाराजगी होती थी, तो कभी कभी इसका उल्टा भी होता था और शहरों का दर्जा घटा करके उन्हें गांव का दर्जा दे दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विस्तृत साम्राज्य पर नियंत्रण में रोमन साम्राज्य को जो सफलता मिली वह सफलता शहरों में निहित थी, शहरीकरण में निहित थी। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। रोमन साम्राज्य के लिए तीसरी शताब्दी बेहद चुनौतीपूर्ण थी। रोमन साम्राज्य के इतिहास पर अगर हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि पहली और दूसरी शताब्दी पूरी तरीके से शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार वाली थी, लेकिन तीसरी शताब्दी इसके लिए चुनौतीपूर्ण थी और अशांति वाली थी। तीसरी शताब्दी में लगभग 225 ईस्वी के आसपास रोमन साम्राज्य के सामने कई आंतरिक और बाह्य संकट खड़े हुए। आंतरिक संकट से जूझना तो आसान था, लेकिन कई बाह्य संकट भी यानी बाहरी आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को बहुत परेशान किया। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संकटों का प्रमुख कारण ईरान का ससानी नामक आक्रामक वंश था। जब यह उदय हुआ तो इसने इस रोमन साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। 15 वर्ष के अंदर इस वंश ने अपनी शक्ति को काफी बढ़ा लिया और अपना विस्तार फरात की दिशा तक कर दिया। इसने बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किए, उनके क्षेत्रों को जीता और साथ ही साथ रोमन साम्राज्य की सेना को भी क्षति पहुंचाई। एक प्रसिद्ध शिलालेख रोमन साम्राज्य में मिलता है जिसमें 3 भाषाओं में इस क्षति की सूचना हमें मिलती है। उस समय के ईरान के तात्कालिक शासक शापुर ने इस शिलालेख में दावा किया है कि उसने 60,000 रोमन सैनिकों का सफाया कर दिया और साथ ही साथ पूर्वी राजधानी एंटियाक पर कब्जा भी कर लिया। ईरान की इस सासानी नाम की आक्रामक प्रजाति के से तो जूझ ही रहा था रोमन साम्राज्य, साथ ही साथ जर्मन मूल की कई जनजातियों ने भी बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करके इसको कमजोर बनाया। 233 से 280 ईसा के काल में काले सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए प्रांतों की सीमाओं पर बार बार आक्रमण होते रहे। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताऊं, रोमन साम्राज्य में इस 47 वर्षों की अवधि में 25 सम्राट बदले, यानी 25 सम्राट गद्दी पर बारी बारी से बैठे। यह तथ्य हमको यह बताता है कि निश्चित रूप से रोमन साम्राज्य का प्रशासन उस समय अस्थिर था। चलिए आगे की बात करते हैं, और वो है लिंग व्यवस्था, साक्षरता और संस्कृति। रोमन साम्राज्य बेहद विस्तृत था। यह मैं बार बार आपसे बता रहा हूं
इस विस्तृत साम्राज्य में अनेक प्रकार की सोच वाले लोग, अनेक प्रकार की संस्कृतियों का पालन करने वाले लोग रहा करते थे। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि भाषाई और सभ्यता की दृष्टिकोण से इनमें काफ़ी एकरूपता पाई जाती है। तो अगर हम लिंग व्यवस्था और समाज की बात करें तो यहाँ स्त्रियों को काफ़ी सम्मान मिला, पुरुषों से कमतर उन्हें कुछ ही स्थानों पर आंका गया। रोमन साम्राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता थी एकल परिवार। वयस्क पुत्र जो था वो पिता के साथ नहीं रहता था, वयस्क भाई भी आमतौर पर साझे परिवार में नहीं रहता था। विवाह का आयोजन माता पिता द्वारा किया जाता था। विवाह के लिए पुरुषों की आयु 28 से 29 वर्ष और 30 से 32 वर्ष यानी 2 वर्गों में पुरुषों को विवाह योग्य माना जाता था। एक 28 से 29 वर्ष और दूसरा 30 से 32 वर्ष। इसी प्रकार जो स्त्रियां थीं उन्हें भी 2 आयु वर्गों में रखा जाता था। 28 से 29 वर्ष वाले पुरुषों के लिए 16 से 18 वर्ष की और 30 से 32 वर्ष वाले पुरुषों के लिए 22 से 23 वर्ष वाली महिलाओं की आयु निर्धारित की गई थी। ऐसा इसलिए था कि पति पत्नी के बीच आयु के अंतराल को रोमन साम्राज्य में अच्छा माना जाता था। और एक बात और कि विवाह में दहेज प्रथा का भी प्रचलन रोमन साम्राज्य में था। पति पत्नी द्वारा तलाक लेना बेहद आसान था। सिर्फ सूचना मात्र देने से ही तलाक हो जाता था, यानी ये तलाक की प्रक्रिया ज्यादा जटिल नहीं थी। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति इस दृष्टिकोण से भी हम सम्मानजनक मान सकते हैं। अब हम अगर पिता के संपत्ति में हक की बात करें तो हम ये देखते हैं कि पिता की संपत्ति में पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों का भी समान अधिकार था। विवाह के पश्चात वह जो पिता से संपत्ति प्राप्त करती थी उसका हस्तांतरण अपने पति को नहीं करती थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर पुत्री का अधिकार हो जाता था। इस प्रकार स्त्री को संपत्ति के स्वामित्व और संचालन संबंधी व्यापक कानूनी अधिकार रोमन साम्राज्य में दिए गए थे। महान कैथोलिक बिशप अगस्टीन ने कुछ विवरण दिए हैं इस संदर्भ में, जिससे पता चलता है कि महिलाओं को पति के द्वारा क्रूरता का शिकार भी होना पड़ता था। पिताओं का अपने बच्चों पर कानूनी नियंत्रण भी होता था। साथ ही साथ पिताओं को भ्रूण हत्या का अधिकार भी प्राप्त था। भ्रूण हत्या समझ रहे हैं? मां के गर्भ में बच्चों के पैदा होने से पूर्व उनकी हत्या कर देना, गर्भपात करा देना, ये इसका अधिकार पिता को प्राप्त होता था। ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हम अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं, वो है साक्षरता। तो रोमन साम्राज्य में साक्षरता की दृष्टि से व्यापक विविधता हमको देखने को मिलती है। 79 ईस्वी में पोम्पाई नगर में दैनिक जीवन का कार्यों से संबंधित साक्षरता का व्यापक रूप से विद्यमान होना हमें पता चलता है। पोम्पाई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन तथा पूरे शहर में अभिलेखण इस बात का उदाहरण है कि वहां पे साक्षरता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। वहीं मिस्र में विभिन्न स्थानों से उपलब्ध पैम्पायरस से वहां की साक्षरता दर का हमको ज्ञान होता है। मैंने पहले ही कहा था जब मैं आपको साक्ष्य पढ़ा रहा था कि किन साक्ष्यों से हमको रोमन साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, तो मैंने आपको बताया था कि पैम्पायरस नाम के पौधे से बने कागज का बहुतायत से उपयोग होता था और इस पर तमाम प्रकार के व्याख्यान, प्रवचन, पुस्तकें, पत्र इत्यादि लिखे और पढ़े जाते थे। इसी से हमको
इसकी समृद्ध साक्षरता का ज्ञान होता है। तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि साक्षरता दर महत्वपूर्ण थी। सैनिक, फौजी अफसर, संपदा प्रबंधक और अध्यापक ऐसे तमाम वर्ग थे जो पढ़ने लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। तो इस प्रकार साक्षरता में भी महत्वपूर्ण स्थान था। अब आइए देखते हैं इस अंतिम बिंदु को, जिसे हम कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप से क्या विविधताएं थी, किस प्रकार संस्कृति के रूप में रोमन साम्राज्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तो रोमन साम्राज्य को सांस्कृतिक विविधता कई स्तरों पर हमको देखने को मिलती है। जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवताओं में विविधता थी। बोलचाल के लिए कई भाषाओं का प्रयोग होता था। वेशभूषा भी अलग अलग थी, हमको वेशभूषा में भी कई शैलियां देखने को मिलती थी। इसी प्रकार अगर हम भोजन संस्कृति की बात करें तो हम ये पाते हैं कि भोजन संस्कृति भी विविधतापूर्ण थी। सामाजिक संगठनों में विविधता थी और साथ ही साथ जो वहाँ बस्तियाँ, मानव बस्तियाँ स्थापित थी, उसमें भी अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग विविधतापूर्ण ढंग से अपने मकान बनाते थे और अपनी जीवनचर्या का निर्वहन करते थे। साथ ही साथ रोमन साम्राज्य में भाषा की विविधता के बारे में मैं पहले कह चुका हूँ। फरात के पश्चिम में अरामाइक, मिस्र में काप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन में केल्टिक भाषा का व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाता था। इनमें से अधिकांश भाषाएं जो थी वो मौखिक थी, यानी बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। लेकिन आगे चलकर जब लिपि का आविष्कार हो गया तब ये मौखिक भाषाएं लिखित रूप से लिखी जाने लगी। 5वीं सदी में अर्मीनियाई भाषा को लिपिबद्ध किया गया था, इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का अनुवाद काप्टिक भाषा जो मिस्र में बोली जाती थी उसमें अनुवाद हो चुका था। तो इस प्रकार सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी रोमन साम्राज्य हमें बेहद समृद्ध दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, आपने इन 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से 3 महाद्वीपों में फैले रोमन साम्राज्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के अगले लेक्चर में आपको इस पाठ से जुड़े कुछ अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। इसलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।